अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं मुज़म्मिल अली खान और मेरे साथ आयशा यूसुफ। सुबह से आगे की एक और एपिसोड आप देख रहे हैं हम न्यूज़, और गरम गरम कॉफ़ी है हमारे हाथ में। आपके लिए भी गर्मा गर्म सी कुछ न्यूज़ लेके आए हैं। आयशा, हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट? आपको पता है कि मैं ब्रेकफास्ट करके नहीं आती, लेकिन ब्रेकफास्ट या खाने के बारे में एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ जो हम सब जानते हैं, कहा जाता है कि यू आर व्हाट यू ईट। जो आप खाएंगे उसका असर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इस्लाम के अंदर भी बहुत ज़्यादा मोहतात तरीके से खाने के बारे में बात की गई है। क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत क्लैरिटी से बताया गया है। कम खाने के बारे में भी, कम से मुराद है कि आप उतना खाइए जितनी आपकी जिस्म को ज़रूरत है, उतना मत खाइए जितना आपका दिल कर रहा है। लेकिन जब बात आ जाए ना रिकॉर्ड्स बनाने की, तो फिर दुनिया भर के इंसान किसी से पीछे नहीं रहते हैं। और अगर आपको खाने का शौक है तो आपके लिए फिर रिकॉर्ड्स बनाना बड़ा आसान हो जाता है। एक ऐसा ही रिकॉर्ड आपके साथ शेयर करते हैं। बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स हैं नेथन डेविस। इनकी उम्र है 32 साल। इन्होंने 1 मिनट के अंदर कुछ अंदाज़ा लगाइए कितने कोई फिंगर फिशेस खा लिए होंगे, फिंगर फिश खा लिए होंगे। आई थिंक 3, 4, 5 1 मिनट 60 सेकंड्स के अंदर मुंह भर जाता है यार। 2 खा लो, 3 खा लो, 15 फिंगर फिश। 15 तो बहुत मजे के होते हैं, लेकिन 15 नहीं, फिंगर फिश बड़े भी होते हैं साइज में आयशा। देख लेना, वो दिखा रहे हैं कितने बड़े फिंगर फिश थे। अच्छा, 15 फिंगर फिश इन्होंने खाए। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया ये रिकॉर्ड बना के। आई डोंट थिंक ये बहुत आसानी से अंदर गए होंगे। खैर, डेविस से अगर हम बात कर सकते तो जरूर पूछते। लेकिन डेविस ने हाल ही में टीवी गेम शो में $130,000 से जायद की ये इनामी रकम है जो जीती है 15 फिंगर फिश खा के। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं 15 फिंगर फिश 1 मिनट में अपने मुंह में डालूंगा तो मेरी अम्मी मुझे इनाम देंगी। आई थिंक इनाम उन्होंने जीता, उसके बाद उन्होंने सोचा कि अगर मैं ये इनाम जीत सकता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना सकता हूँ। फिर वो गए, उन्होंने कहा कि मैं जो है ना 15 फिंगर फिश खा के दिखाऊंगा। उसकी उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की और उसके बाद उन्होंने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है फाइनली। और मैंने ये देखा है कि जो लोग गिनेस की में चल पड़ते हैं ना रिकॉर्ड्स बनाने की, फिर वो रुकते नहीं हैं। वो नशे की तरह होता है, एक रिकॉर्ड दूसरा फिर तीसरा। अच्छा, एक मजे की बात है, हमारे पाकिस्तान के एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उनके बारे में आप गूगल जरूर कीजिएगा। द पाकिस्तानी मैन विद द मोस्ट गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, और आपके सामने एक नाम आएगा। सपोर्ट किया करें अपने हीरोज़ को। और अगर हम इंटरनेट पे रिसर्च करने की बात करें तो वो तरीक़ाकार है कि जो आप कर सकते हैं प्रॉपर रिसर्च, लेकिन हर चीज़ में आप बॉट्स को यूज़ करना शुरू करें। जिस तरह आयशा, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप हमेशा एक बात कहती हैं, आप कहती हैं मुजम्मिल टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए अपने ज़रूरत जितना, ठीक है? एग्जैक्टली। अपनी फैकल्टीज़ को आप आउटसोर्स ना कर दें। देखिए, मोतदिल रहना बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के अंदर। हम क्यों ये बात करें, क्योंकि हुआ ये है कि तिब्बी मशवरों की वजह से इलाज की तलब में ताख़ीर का इल्ज़ाम लगाया गया है चैट जीपीटी के ऊपर, और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है चैट जीपीटी की जो मदर कंपनी है ओपन एआई के खिलाफ। अब हुआ ये है कि एक शख्स जो है वो जाता है अदालत और जाकर कहता है कि जनाब के चैट जीपीटी बार बार मुझे कहता रहा कि आप तो बिल्कुल ठीक हैं, आप थोड़ा सा बस पानी ज़्यादा पी लें या फिर आप थोड़ी सी वॉक कर लिया करें, और इसकी वजह से मैं तसल्ली में होता था कि ठीक है मेरी तो तबीयत ठीक है। लेकिन हुआ ये कि उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसको एक बीमारी हो गई है। अच्छा व्यूअर्स, ये है पॉइंट जहाँ पे आपको ठहरना है और आपको गौर से बात सुननी है कि आपको कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है जो डॉक्टर डायग्नोज करेगा। चैट जीपीटी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो अपने अंदर मौजूद डेटा को एनालाइज करके आपको एक प्रोबेबल आंसर निकाल के दे सकता है। जी। अब हुआ क्या है कि एक पास्टर थे, पादरी थे, और उनका नाम था स्कॉट विंटर्स, और इन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि चैट जीपीटी ने इन्हें इंतहाई स्लो तरीके से इलाज को अप्रोच करने की तलकीन की, और इस स्लो तरीके की वजह से हुआ ये कि इनका जो लंग्स का डिजीज था वो फैलता चला गया इस हद तक कि इनको एम्बोलिज्म था इनके लंग्स के अंदर, ठीक, फेफड़ों के अंदर इनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म था जो बढ़ गया और ये मौत के मुंह में पहुंचने लगे थे। इस वजह से इन्होंने चैट जीपीटी के ऊपर और ओपन एआई के ऊपर मुकदमा किया, क्योंकि आपको अगर मैं गलत मशवरा दे रहा हूँ या एक फेक मशवरा, सूडो मशवरा दे रहा हूँ, तो साथ अगर मैं आपको ये कहूँगा ना कि किसी और से मशवरा ना लें तो सारी जिम्मेदारी फिर मेरे पता नहीं डिफेंस क्या इख्तियार करते हैं सैम अल्टमैन या उनकी कंपनी ओपन एआई, उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन ये हमारे लिए, जैसे मुजम्मिल ने कहा, एक जो है ना वो भी मिसाल भी बन चुकी कि भाई अपने आप को पहले रखिए, अपने जहन के ऊपर पहले भरोसा कीजिए और अपने डॉक्टर के ऊपर पहले भरोसा कीजिए। आप टेक्नोलॉजी पर इतना भरोसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम बात टेक्नोलॉजी की कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी के जो अच्छे फैक्टर्स हैं वो भी आपके साथ शेयर
करना ज़रूरी है। ये बता देते हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स जो हैं उनको दुनिया भर में बहुत ज़्यादा देखा जाने लगा है। कंपनी की जानिब से यूट्यूब में पाकिस्तानी सार्फिन की आलमी रसाई में इजाफे के हवाले से एक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान के अंदर और बैरून मुल्क जो नाजरीन हैं, जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी रिकॉर्ड तादाद है और वो पाकिस्तानी यूट्यूब और पाकिस्तान की तरफ से भेजा जाने वाला कंटेंट बहुत ज़्यादा शौक से देख रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा शौक से देख रहे होते हैं आयशा। और इसके अंदर कुछ डेटा शेयर किया गया जो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है कि जिसके अंदर हमारे पास वो यूट्यूब चैनल्स जो 1 मिलियन को टच कर चुके हैं, नहीं कि 10 लाख सब्सक्राइबर्स को टच कर चुके हैं, और 1000 व्यूअर्स और 1000 सब्सक्राइबर्स वाले चैनल्स भी हैं। तो कंपनी ने अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो पाकिस्तान के बारे में डाटा रिलीज़ किया, उस डाटा के अंदर ये बताया गया कि 1,40,000 से ज़ायद ऐसे चैनल्स हैं कि जो यूट्यूब पे इस वक्त जिनके सब्सक्राइबर्स की तादाद जो है वो 10,000 से तजावुज़ कर चुकी है। यानी कि आपके पास 1,40,000 ऐसे चैनल्स हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स हैं कि जिनके 10,000 सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा हैं। सो देयर इज़ होप, आई थिंक बहुत ज़्यादा होप है हम ये कह सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद 19,000 से ज़ायद ऐसे चैनल्स हैं कि 1,12,100 जो कि उनके सब्सक्राइबर्स हैं उससे ज़ायद ये चैनल्स हैं कि जो 10 लाख के करीब भी पहुंच चुके हैं। 1,200 से ज़ायद ये चैनल्स हैं कि जो 10 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। तो ऑल्दो हैंडफुल कि हमारी जो इतनी करोड़ों की आबादी है उसमें से सिर्फ 1,200 ऐसे चैनल्स हैं जो 10 लाख का सब्सक्राइबर का वो क्रॉस किए हैं, बट स्टिल आई थिंक कि हम दुनिया के साथ एक पेस पे प्रोग्रेस करते चले जा रहे हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 1 साल के दौरान पाकिस्तानी सारिफीन ने अपने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा फोकस किया और 2 करोड़ घंटों से ज़ायद दौरानिया पर मुश्तमिल मवाद अपलोड किया है। आयशा, मुझे थोड़ा सा ना डर भी लग रहा है यूट्यूब से, बिकॉज अगर 2 करोड़ घंटे दैट इज अ लॉट ऑफ टाइम। एक इंसान की जिंदगी में कितना टाइम होता होगा 70-80 साल की लाइफ में। इंपॉर्टेंट ये अगर लोग पसंद कर रहे हैं दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है, तो इसका मतलब है वी आर मेकिंग समथिंग वर्थ वाइल जो दुनिया भर में बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। तो ऑल द यूट्यूबर्स, ऑल द यूट्यूब, ऑल द वेरी बेस्ट, कंग्रेचुलेशंस। इसी तरह से काम करते रहिए, अच्छा काम करें जिससे ना आपकी दिल की तसल्ली भी हो। ये बड़ा ज़रूरी है। इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस की सेटिस्फैक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है, और जब इसको रिकग्नाइज किया जाए तो आपका दिल बाग बाग हो जाता है। पाकिस्तान के ओपनर हैं साहिबजादा फरहान। उन्होंने आईसीसी की T20 इंटरनेशनल बैटर्स की रैंकिंग में भारत के अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया है, दूसरी पोजीशन हासिल कर लिया। आईसीसी की नई T20 रैंकिंग जो है वो अब सामने आ चुकी है। साहिबजादा फरहान जो के हैं वो 848 जो के रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ चुके हैं, जबकि 819 पॉइंट्स रखने वाले अभिषेक शर्मा तीसरे नंबर पर जा चुके हैं। तो हम लोग आपको जो दिल का दर्द सुना रहे होते हैं ना, वो दिल का दर्द ये थोड़ी सी ऐसी थोड़ी दवा कर देते हैं। जी बिल्कुल। और ईशान किशन जो है भारत के, वो 910 पॉइंट्स के साथ जो कि है वो पहले नंबर पर मौजूद है, पहले नंबर पर ही है। इनके बारे में बात करने से पहले मैं इनके रिकॉर्ड के बारे में बात कर लूं कि आप जब इंडियन बैट्समैन को देखते हैं, देखिए हम पाकिस्तानियों का दिल गुर्दा इतना है कि हम अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाले लोग हैं। हम लोगों से हाथ भी मिलाते हैं और हम लोग जाके परफॉर्म भी करके दिखाते हैं, और अच्छी परफॉर्मेंस हो तो हम लोग उनको गुड लक और गुड चार्म्स भी विश करते हैं, पहले नंबर पे हैं। और इस वजह से मैं आपको चाह रहा था बताना कि हमारी स्पिरिट क्या होती है। बहरहाल पाकिस्तान के नौजवान जो बैटर हैं साइम अयूब, इन्होंने 41वें जो कि है साबिक कप्तान बाबर आजम 43वें, और जबकि T20 कप्तान जो हमारे सलमान अली आगा साहब हैं वो 45वें नंबर पर आके इन्होंने अपने डेरे जमाए हैं। अब T20 क्रिकेट की बात करते चलें तो कल जिस तरह हम क्रिकेट के सेगमेंट में बात कर रहे थे कि मुझे लगता है कि इससे हमारा टेस्ट क्रिकेट मुतासिर हो रहा है। अभी रिकॉर्ड्स अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। बैटिंग के तो आपने बता दी रैंकिंग क्या है, बॉलर्स की रैंकिंग भी बता देते हैं। T20 के अंदर पाकिस्तान के स्पिनर हैं अबरार अहमद, उनके बारे में ये खबर आई है कि 736 पॉइंट्स के साथ वो दूसरे नंबर पर बरकरार हैं। अफगानिस्तान के राशिद खान बदस्तूर सरे फहरिस्त हैं, और इंग्लैंड के आदिल रशीद तीसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज 10वें पे हैं। फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा एक दर्जा तरक्की के बाद 15वें नंबर पर मौजूद हैं। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी जो है ना वो ही हैज क्लाइम टू 30th पोजीशन ऊपर जाके, तो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो 30वें नंबर पर है, और ये मुझे बताना बहुत ज़रूरी था। खैर हंस क्यों रहे हैं आप? क्योंकि मुझे कुछ मीम्स हैं जो याद आ रहे हैं। चलिए हम मीम्स की बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं अपने हीरोज़ की। तो एक और हीरो जो हमारे लिए गोल्ड मेडल लेकर आए थे ओलंपिक्स के अंदर, अरशद नदीम की बात कर लेते हैं, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स में आज इन एक्शन होंगे। जेवलिन थ्रो में एजाज़ का दिफा करेंगे, और अरशद नदीम की
कौम से दुआ की अपील भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि सारे बैठ कर ना एक दफ़ा मुझे याद कर लीजिएगा, 25 के 25 करोड़, हो सकता है किसी की दुआ कबूल हो जाए और वहाँ पर हमें सपोर्ट नज़र भी आएगी डेफिनेटली। जो लोग सारे मौजूद होंगे, पाकिस्तानी मौजूद होंगे, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले मौजूद होंगे। लेट्स होप के जो अरशद नदीम है ना वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़। यार कितनी प्यारी थ्रो है इनकी, मतलब किसी बंदे ने कहा था, हम लोग बैठे हुए थे चाय पी रहे थे, एक जगह आयशा जिक्र किया, उन्होंने कहा ही हैज रॉकेट लॉन्चर ऑफ एन आर्म और मुझे इस तरह के कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। ज़रबे कलीम याद आती है आपको? याद नहीं आती है। अच्छा, अब रिकॉर्ड्स की अगर हम लोग बात करें तो हम सब जो के हैं वो मार्वल और डीसी की कॉमिक्स पढ़ते हुए, देखते हुए बड़े हुए, बैटमैन, स्पाइडरमैन, ये सब हमारे मिलेनियल्स की एटलीस्ट मेमोरी का एक बड़ा इंटेग्रल पार्ट है, ठीक है। तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से रिलेटेड एक न्यूज़ है जो आपको देनी है और उसके अंदर सबसे पहले ये पार्ट आता है कि स्पाइडरमैन की पिछले 20 साल की जो हिस्ट्री है उसके अंदर कुछ वीक पॉइंट्स भी थे, कुछ मूवीज़ बहुत ड्रैग हो गई थी, लेकिन अब जो ब्रांड न्यू डे आई है इसको नाक़दीन ने गुज़िश्ता 2 दहाइयों की बेहतरीन स्पाइडरमैन फिल्म ट्रीट किया है और कहा है। अब इस फिल्म की क्या खास बात है, क्यों इसे पसंद किया जा रहा है, या इसके अंदर जो जो चीज़ें सामने आएंगी थोड़ा सा बता देते हैं कि पीटर पार्कर पहले से ज़्यादा जो असल कॉमिक्स थे ना जिसकी बेस के ऊपर ये मूवीज़ बनाई गई थी उस किरदार के करीब दिखाई देंगे और न्यूयॉर्क की गलियों के अंदर जो छोटे मोटे जराइम होंगे या फिर मुजरिम होंगे उनसे लड़ते हुए नजर आएंगे। और इस फिल्म को सैम रेमी की स्पाइडरमैन 2 2004 के बाद से बेहतरीन स्पाइडरमैन फिल्म करार दिया जा रहा है। कहानी नो वे होम के वाकयात के 4 साल के बाद शुरू होती है, जहाँ पर पीटर पार्कर की असल शनाख्त जो है ना वो दुनिया भूल चुकी है। अगरचे फिल्म की शूटिंग ग्लास्गो में हुई है लेकिन इसे न्यूयॉर्क के हकीकी फिजा के साथ पेश किया गया है। आर यू एक्साइटेड? आई एम एक्साइटेड, लेकिन आपने भी एक बड़ा प्यारा पॉइंट मेंशन किया आयशा कि इसके जो कॉमिक का जो कैरेक्टर है उसके करीब आपको पीटर पार्कर मिल रहा है। आपने फास्ट एंड फ्यूरियस 7 के बारे में नोटिस किया था कि वो ऑल ऑफ अ सडन फ्रेंचाइज जो है वो फ्रॉम कार रेसिंग वो एक सुपर हीरो मूवी कैरिड अवे हो जाते हैं, टॉपिक से उतर जाते हैं। नाक़दीन ने इस फिल्म को अपनी फेवरेट स्पाइडरमैन फिल्म करार दिया है और हालिया बेहतरीन फिल्मों में से शुमार करते हुए, जो इस फ्रेंचाइज की सबसे अच्छी मूवीज में शुमार करते हुए इसको एक मजबूत नई शुरुआत के तौर पे भी देख रहे हैं कि साबित हो सकती है कि इसके बाद द फ्रेंचाइज पिक्स अप वंस अगेन। और जिस तरह से आयशा ने आपको बताया है कि कितनी तेजी से ये प्रोग्रेस की है पार्ट्स, बट यहाँ आते तक ये अभी तक की सबसे बेहतरीन फिल्म है। अब आप इसको वीकेंड पे देख सकते हैं, लेकिन हाउस फुल जा रहा है और इसने रिकॉर्ड्स ब्रेक करने हैं। और इसकी जो है टॉम हॉलैंड और टॉम हॉलैंड के साथ आपके पास ज़ेंडेया की जो कास्ट है, आई थिंक कि हमारे पास जेन जी के अंदर इस कपल का भी एक दूसरे के साथ जो है ऑडिसी के अंदर भी ये दोनों थे, उसके बाद अब हमें इस फिल्म के अंदर भी नजर आएंगे। वीकेंड इज अराउंड द कॉर्नर, अगर आप कुछ प्लान करें और अगर आप लगी हो तो आपको टिकट मिल जाएगी। अदरवाइज खबरें तो यही आ रही हैं कि भाई हर जगह पर सारी टिकटें बिक चुकी है। 31 जुलाई को पाकिस्तान के अंदर ये रिलीज होने जा रही है, तो अगर आपको मौका मिले डू वॉच। यस, और तकरीबन 4000 से ज़्यादा जो सिनेमाज हैं उसके अंदर अमेरिका में इस फिल्म का जो बिजनेस है वो कई अरब में एक्सपेक्ट किया जा रहा है। 4000 से ऊपर इसके हैं जो कि है सिनेमा हाउसेस और उसके अंदर इसको कई रॉटन टोमेटो के ऊपर 90% से ज़्यादा इसने स्कोर किया है। जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो कि टोमेटो मीटर है उसके ऊपर 90% से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छी मूवी है, आपको बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। अगर आपको मौका मिले तो नेटफ्लिक्स से को छोड़कर थोड़ी देर के लिए आप सिनेमाज में जा सकते हैं। एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ ज़रा हम मौसम के बारे में बात करेंगे कि मौसम की तब्दीलियां कैसी हैं, क्या मद्दोजहर इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। जब अच्छे की बात आती है तो मैं ये क्रेडिट लेना चाहूँगी कि ख़वातीन बड़ी आगे हमें नज़र आती हैं। इसी तरह की 2 ख़वातीन एथलीट्स जो हैं उनके बारे में आज हम बात करने लगे हैं, जिन्होंने एक मरतबा फिर आलमी सतह के ऊपर सब्ज़ हिलाली परचम जो है उसको लहराया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। मैं बात कर रही हूँ थाईलैंड में मुनक़िदा आइकॉन ओपन ताइक्वांडो चैम्पियनशिप की, जिसके अंदर पाकिस्तान की तैयबा अशरफ और सुम्बुल फातिमा ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। तैयबा अशरफ ने पॉम्जे कैटेगरी में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जबकि सुम्बुल फातिमा ने फ्री स्टाइल कैटेगरी में सोने का तमगा जीतकर पाकिस्तान के लिए एक और एजाज हासिल किया। आई थिंक इट्स पॉम्जे, राइट? यस, इट्स पॉम्जे। और ताइक्वांडो एक ऐसा स्पोर्ट है, मैं अपने व्यूअर्स को आगे की खबर देने से पहले एक जुमले में बताता चलूं कि इट्स ऑल अबाउट किक्स। फाइटिंग का स्पोर्ट है और किक्स के बारे में जिस तरह बॉक्सिंग तो नहीं है, नहीं किक बॉक्सिंग नहीं, किक बैक्स तो नहीं है, नहीं किक बैक्स नहीं है, लेकिन बैक किक्स जरूर हैं। अच्छा ठीक है, अब दोनों एथलीट्स ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान बेहतरीन तकनीक, एतमाद और महारत का मुजाहरा करते हुए अपनी कैटेगरीज में पहली पोजीशन हासिल की है और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों कौमी खिलाड़ी
अब अपनी अगली बड़ी आजमाइश के लिए भी तैयार हैं और हम इनको गुड लक भी अभी से कह रहे हैं। और वो 31 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक थाईलैंड के अंदर उनके शहर पटाया में मुनक्किद होने वाली 9वीं हीरो इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप, जो कि ओपन चैंपियनशिप है, इसके अंदर पाकिस्तान की इस हीरो चैंपियनशिप में हमारी हीरोइंस जो हैं वहां पर मौजूद हैं और हमने उनको कर लिया है आज मधु। तैयबा अशरफ और सुम्बुल फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तैयबा एंड सुम्बुल, कैसी हैं आप? ये बताएं, आपको अच्छा लगा ना? आपको मैंने हीरोइंस कहा तो थैंक यू सो मच, आपने बोला बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज जो है मैं आपको सिर्फ उसमें क्लियर करना चाहूंगी। मैंने जो किया है, गोल्ड मेडल लिया है -53 kg फाइट में लिया है और पुमजे में सुम्बुल फातिमा ने लिया है। सुम्बुल फातिमा ने दिया। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। और हम लोगों को बड़ा फ़ख्र होता है आप जैसे एथलीट्स को जब हम देखते हैं जो मोस्टली अपनी मदद आपके तहत इस तरह के चैम्पियनशिप्स और मुकाबलों के अंदर पहुंच जाते हैं। ओके, तैयबा के बारे में थोड़ा सा हम बता दें। तैयबा जो है वो कोच भी हैं सुम्बुल की, तो डेफिनेटली ये उस्ताद शागिर्द का रिश्ता भी है और उसके साथ साथ एक ही चैम्पियनशिप के अंदर दोनों ने पार्ट भी लिया। तो फिर उस्ताद से शुरू करते हैं। तैयबा, आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक? एक्सपीरियंस जो है वैसे पाकिस्तान जैसा नहीं है। पहली दफा हम थाईलैंड में आए हैं, तो इसमें हमें पता लगा है कि पहले हम भूख हड़ताल करें, क्योंकि मैं वेट लूज कर रही थी और भूख हड़ताल तो चली रही थी। लेकिन इसमें हलाल फूड जो है एक तो हमें मिलना मुश्किल है, क्योंकि डाइट अगर करनी है तो कुछ अच्छा खाना भी है। उसके अलावा जो सेकंड चैलेंज आ रहा था वो इनकी कम्युनिकेशंस का आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, तो या तो गूगल ट्रांसलेटर उठाना पड़ता है, उसके लिए बहुत टाइम लगता है। और अगर बात करें हम चीटिंग की, तो वो भी बहुत ज्यादा पीक पे चीटिंग चल रही थी, लेकिन उसके लिए हमने बहुत एफर्ट की। सुम्बुल का तो ऐसे था कि 10 मिनट तक ये मैट के ऊपर खड़ी रही है लास्ट मोमेंट तक, क्योंकि जो इसका फाइनल मैच हुआ है वो हुआ था कोरिया के साथ। तो वो लड़की डिसबैलेंस हुई है, सबने देखा है। जब ऑडियंस ने देखा, जजेस ने देखा, तो सबको क्लियर था कि गोल्ड यही पाकिस्तान का ही आएगा। लेकिन उन्होंने 10 मिनट लगा दिए जब सुम्बुल मैट पे गई है, परफॉर्म कर दिया, क्योंकि इसने बिल्कुल क्लियर हर चीज की थी। तो 10 मिनट बाद उन्होंने दिया और मैंने जाके उनसे पूछा, मैंने कहा ये पाकिस्तान के लिए इशू सिर्फ चल रहे हैं या टेक्निकल इशू वैसे भी है, क्योंकि मैंने इससे पहले कहीं नहीं देखा। खैर फिर वो बड़ी मुश्किल के साथ उन्होंने दिया, एक पॉइंट के साथ इसकी विनर पोजीशन हुई। उन्होंने उस्ताद होने का हक अदा किया। उन्होंने उस्ताद होने का हक अदा किया। तैयबा, यहाँ पे मैं आपको ना इंटरप्ट करूंगा, बिकॉज एक चीज़ है वो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ और फिर उसके बाद मैं सुम्बुल से सवाल पूछना चाहता हूँ, इस जो एक्सपीरियंस हुआ है आपका इससे रिलेटेड। देखें, कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं कि जिन स्पोर्ट्स के अंदर आपने स्कोर्स करने हैं, जिनके अंदर आपके पास मार्जिन आता है शक क्रिएट करने का। ये जितने कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं, कराटे, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, ये तमाम स्पोर्ट्स ऐसे स्पोर्ट्स हैं कि जिसके अंदर शक नहीं है, आइदर यू आर इन और यू आर आउट। तो इसके अंदर चीटिंग करने के लिए खास तरह का ज़हनी मयार आपको चाहिए जो नीचे का मयार होता है, ठीक है। आपने जब ये एक्सपीरियंस किया है कि इंटरनेशनल स्टेज पे कि जहाँ पे आपका ओपोनेंट डिसबैलेंस हुआ है और सुम्बुल आपको 10 मिनट उस मैट पे खड़ा होना पड़ा, तो वो 10 मिनट कैसे थे आपके लिए? वो 10 मिनट ऐसे थे कि बस अभी इन्होंने ना, मतलब पहले भी जब तैयबा की फाइट थी उसमें भी उन्होंने किया, क्योंकि उसमें हो सकता है जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये क्लियर कट पॉइंट्स होते हैं, इसमें भी चीटिंग हो सकती है, क्योंकि इसमें सेंसर होता है फाइट में। और पुमजे में मैंने जैसे कि बताया कि उसका क्लियर कट डिसबैलेंस था। अगर वो ना होता तो शायद मेरा सिल्वर लग सकता था। पहले मुझे यही लगा कि शायद मेरा सिल्वर हो गया है, लेकिन जब 10 मिनट के बाद जब तैयबा मेरे पीछे खड़ी थी एज अ कोच, तो ये था कि कोच भी है और ये जब खड़ी होगी, हाथ किया इसने कि व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ है, ऐसा क्या हो गया। तो फिर जस्ट एक पॉइंट से मेरा गोल्ड मेडल लगा है उस टाइम पे, वरना उस टाइम पे मैं सिल्वर हो सकती थी। अगर उस टाइम पे मेरा कोच ना बोलता, आवाज ना उठाता, तो हो सकता कि वो मुझे एक पॉइंट से सिल्वर कर देते। लेकिन मेरे 7.2 आए थे और उस लड़की के 7.1 थे, इसलिए मेरा गोल्ड हो गया। ये बताएं आपने शुक्रिया कैसे अदा किया तैयबा का? शुक्रिया वो अभी चल रहा है, क्योंकि अभी नेक्स्ट इवेंट के लिए जो है वो ये वेट लूज कर रही हैं
और मैं भी खाना नहीं खा रही हूँ, वैसे भी यहाँ पे हलाल फूड नहीं मिल रहा है, तो उस तरह से नहीं है। अभी पाकिस्तान से जो कुछ चीजें स्नैक्स वगैरह लेके आए हैं वही उसी पे गुजारा हो रहा है। अगर हक अदा की बात करूँ तो हक इस तरह अदा हो रहा है कि मैं कोई काम नहीं कर रही, सारे काम यही कर रही है यहाँ, मेरे कपड़े धोना, क्योंकि वेट लूज कर रही हूँ, बहुत ज्यादा कपड़े गंदे हो रहे हैं। दिस इज द बेस्ट अप्रोच, बिल्कुल। और सुंबल को करना भी चाहिए, सुंबल को करना भी चाहिए। ऑलराइट, ये बताइए आगे जो आने वाले कॉम्पिटिशंस हैं उनके लिए आप दोनों की तैयारी कैसी है एंड हमें क्या तवक्को करनी चाहिए और किस वक्त हमने दुआ करनी है, ये भी बताइए। बस आप दुआ कल से स्टार्ट कर दें, कल से इवेंट स्टार्ट है, कल सुंबुल का इवेंट है, कल पुमजे का, और जो मेरा इवेंट है वो सेकंड को है और फर्स्ट को मैंने वेट देना है। तो इसके अंदर जो इवेंट है ये सबसे ज्यादा टफ इवेंट है, क्योंकि इसके अंदर 35 कंट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। अभी तक हमारी ड्रॉजिंग नहीं हुई, क्योंकि आज हमने जाना है वेन्यू पे और वहाँ जाके हमने पेमेंट करनी है और हर चीज़ जो है वहाँ पे क्लियर करके हमने कार्ड्स वगैरह, ID कार्ड्स वगैरह लेने और क्लियर करना है कि कल हमारा इवेंट है और हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और फिर ड्रॉजिंग हमें वहाँ पे ऑल द वेरी बेस्ट। और जो ट्रेनिंग है, मैंने आपको भी बताया हम ट्रेनिंग से आ रहे हैं, तो सारा दिन हम लोग ट्रेनिंग पे ही होते हैं। भाई बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला अपनी ट्रेनिंग से हमारे इस शो का हिस्सा बनने के लिए। ये बड़ा ज़रूरी भी है कि पाकिस्तान के अंदर लोग आपको जानें कि हमारी 2 बेटियां गई हुई हैं हमारा नाम रोशन करने के लिए, वो सब भी अब आपके लिए दुआ करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच तैयबा एंड सुंबुल हमें ज्वाइन करने के लिए। इस तरह के और भी सेगमेंट्स हैं पास, और भी अचीवर्स से आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन हमें जाना है जल्दी से एक ब्रेक की तरफ। अभी वापस आ रहे हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। और आपको कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड और कराची रिलेटेड न्यूज़ है जिससे अब हम आगाह करने लगे हैं, और वो ये है कि कराची की बदकिस्मती ये है कि क्योंकि वो एक बहुत बड़ा शहर है लेकिन एट द सेम टाइम उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट्स इन्वॉल्व हैं, तो कराची जो कुछ प्रोड्यूस करके देता है उसका एक बहुत खफीफ छोटा हिस्सा भी कराची के ऊपर वापस आकर नहीं लगता। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, मौशी हब कहलाता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, सबसे ज़्यादा हम कहें कि हमारी GDP के अंदर हिस्सा डालने वाला जो शहर है वो कराची है, लेकिन उसके बावजूद उसकी जो हालत है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, अमन व अमान का मामला हो, या फिर अगर मैं कुछ हद तक कह सकूँ गवर्नेंस का मामला, जो कि शहरियों की तरफ से बात की जाती है। अभी सिचुएशन ये है कि कराची के अंदर भत्ताखोरी की एक नई लहर जो है ना वो रिकॉर्ड की गई है, और अगर हम 6 से 7 महीनों की बात करें तो कुछ स्टैट्स हमारे पास पहुंचे कि तकरीबन 100 के करीब केसेस वहां पर रिपोर्ट हुए हैं, जिसके अंदर 50% से ज़्यादा ऐसे थे जो गैंग्स की जिनके अंदर इन्वॉल्वमेंट भी मौजूद थी। इस सारी सिचुएशन के ऊपर हमने ज़रा जानना है। पहले तो हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कौन कौन मौजूद है। हमारे साथ सिंध हुकूमत के तर्जुमान हैं नादिर गबूल साहब, वो भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन थोड़े ज़रा बैकग्राउंड मज़ीद जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे नुमाइंदे मोनिस सिराज भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस, थैंक यू आपका भी ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा क्या इस वक्त सिचुएशन है कराची की, स्पेशली अगर हम अमन व अमान की बात करें, भत्ताखोरी के नए केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं, इदारे क्या बता रहे हैं? आयशा मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया। देखिए, कराची में हाल ही में भत्ता तलबी की जो वारदातें हैं उनमें एक स्पाइक देखने में आया है। अगर मजबूरी सूरत हाल की बात की जाए तो ये साल 2026 के 7 माह के अरसे में अब तक तकरीबन कराची शहर में भत्ता तलबी से मुताल्लिक़ 101 मुकदमात जो है वो पुलिस हुकाम कहते हैं कि दर्ज कराए गए हैं, लेकिन जब तहकीकात की गई तो इस बात का इंकशाफ हुआ कि उसमें से 52% मुकदमात जो थे वो जेन्युइन भत्ता तलबी के मुकदमात थे। अलबत्ता जो दीगर मानदा मुकदमात थे वो कुछ इस नौइयत के थे कि लोगों के आपस में रकम के लेन देन के तनाज़ात थे, कुछ और लोगों के कारोबारी इख्तलाफात थे, जिसकी बुनियाद पर लोगों ने उसे भत्ते का रंग दिया और वो मुकदमात दर्ज करा दिए। लेकिन जो बाकी मानदा फिगर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। उसकी वजह यह है कि अगर भत्ते का कोई एक वाक़या भी शहर में रिपोर्ट होता है और वो मंजर आम पर आता है तो ऐसे में जो कारोबारी जो कम्युनिटी है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, वो बहुत ज़्यादा तशवीश में मुब्तला हो जाती है और बहुत ज़्यादा जो है वो खौफ व हिरास का शिकार हो जाती है, क्योंकि कारोबार को चलाना जो है इन हालात में मुश्किल हो जाता है ऐसे अफराद के लिए कि जो कामयाबी से अपने कारोबार को रन कर रहे हो, लोगों को रोज़गार दे रहे हो। अगर उनसे कोई जबरन या ताकत के ज़ोर पर भत्ता मांगे, रकम का मुतालबा करे और बसूरत दीगर उनको संगीन नताइज की धमकियाँ दे। तो कराची में माजी में तो ये होता था कि जो लोकल गैंगस्टर होते थे उन्हीं की जानिब से भत्ते के जो है वो वारदातें की जाती थी, भत्ता तलेबी की, और उसका एक तरीक़ाकार ये होता था कि जिससे भत्ता लेना होता था उसे एक पर्ची धमकी आमेज भेज दी जाती थी, बाद औक़ात उसमें गोली रख के भेज दी जाती थी। इस तरह के लिफाफे जो है वो भेज दी जाते थे जिन पर धमकी दर्ज होती थी, नंबर दर्ज होता था और कहा जाता था कि इस पर रब्ता करें। लेकिन अब कुछ अरसे
अरसे से जब ये कराची ऑपरेशन शुरू हुआ तो ख़ास तौर पर लियारी गैंग वॉर से मुंसलिक जो गैंगस्टर्स थे उन्होंने जो है वो राह फरार इख्तियार की और उसके बाद वो बैरून मुल्क चले गए, मुख्तलिफ ममालिक में जाकर बैठ गए और वहाँ से अब भत्ते का नेटवर्क जो है वो ऑपरेट किया जा रहा है कराची में। खुद सिक्योरिटी इदारे इसकी तस्दीक करते हैं। अभी गुज़िश्ता दिनों जो एक स्पाइक आया है इन वारदातों में, खुद कराची पुलिस चीफ ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि गुज़िश्ता 2 हफ्ते के दौरान भत्ते के कुछ वाक़यात जो हैं वो कुछ बढ़े हैं और हमारे ज़रा इस बात को कन्फर्म करते हैं कि जुलाई के ही महीने में 15 तारीख को भी 2 जो है वो भत्ते की कॉल्स बैरून मुल्क से मौसूल हुई ताजिरों को। इसी तरह 16 तारीख को भी 2 कॉल्स मौसूल हुई और ये चारों जो कॉल्स थी, ये जो 4 केसेस रजिस्टर्ड हुए, ये 2 अलग-अलग ग्रुप जो कि बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रहे थे। साथ ही रहिए, मैं जाऊंगी नादिर की तरफ। नादिर, व्हाई डू आई फील लाइक एक एक्शन रीप्ले जो है ना जहनों के अंदर चल रहा है। माजी में मुझे याद है वो भत्ते की पर्ची और साथ गोली रखकर भेज दी जाती थी कि अगर आपने नहीं भेजा, जितने भी पैसे हम मांग रहे हैं, भत्ता ना दिया तो फिर आपकी जान को भी खतरा है, आपके खानदान वालों की जान को भी खतरा है। क्या रीज़न है? सिंध गवर्नमेंट क्या इस बारे में अवेयर है कि इस वक्त ये चल रहा है कराची के अंदर? जी बिल्कुल, हम बिल्कुल कॉग्निजेंट है इस फैक्ट को और एडिशनल आईजी आज़ाद खान साहब ने खुद इस चीज़ का एक्सेप्ट किया कि ये इश्यूज हो रहे हैं उनको पेश। और जिस तरह आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने दुरुस्त फरमाया कि बहुत सारे कराची के गैंगस्टर्स हैं जो कि ईरान में या दीगर ममालिक में इस वक्त पनाहगीर है और वहाँ से अपना नेटवर्क चला रहे हैं। और हमने सिंध गवर्नमेंट ने और सिंध पुलिस ने इनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए बहुत मेहनत की भी है और सक्सेस हासिल की भी है और रेड नोटिस भी इंटरपोल को इशू किए हैं। तो उम्मीद यही है कि जिन ममालिक में ये लोग इस वक्त पनाह लेके बैठे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ईरान, तो उनकी गवर्नमेंट कोऑपरेट करेगी इंटरपोल के रेड नोटिस के बाद और इनको वापस पाकिस्तान लाया जाएगा। उनकी तरजीह में शामिल नहीं होगा ये मामला। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त नेटवर्क है जिनके जरिए वो भत्ताखोरी में मुलव्विस हैं, वो सारे बैरून मुल्क बैठे हुए लोग, पाकिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनके खिलाफ कुछ किया गया, कोई गिरफ्तारी अमल में आई है? नादिर जी बड़े बड़े गैंग्स बस्ट किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर देखिए, हालांकि क्राइम तो बिल्कुल जीरो तो नहीं हो सकता, बट हम एज क्लोज टू जीरो उसको हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स है उसके कैमरास की मदद से अभी जो रिसेंटली 2-3 अफसोसनाक वाक़ये हुए थे उनके भी मुल्ज़िमान को हमने पकड़ लिया, अरेस्ट किया हुआ और अदालत के सामने अब पेश कर रहे हैं उनको। और इसके अलावा जितने भी हमारे जो स्कीम्स है अभी आने वाले दिनों में, वो इसका फोकस यही है कि कराची के लॉ एंड ऑर्डर को मज़ीद इम्प्रूव किया जाए। और एडिशनल आईजी साहब ने तो मुझे ये भी बताया कि तकरीबन 25% कमी भी आई है लॉ एंड ऑर्डर के जो वाक़यात होते हैं। नादिर कबूल साहब, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर हम पिछले साल को कंपेयर करें इस साल के साथ, 171 CPLC के डाटा के मुताबिक 171 केसेस थे, उसके अंदर से 75 कंफर्म्ड थे, उसके अंदर से 71 ट्रेस हो गए और इसको कहा जाता है कि तकरीबन 91% जो है वो सक्सेस रेशियो है इस तरह के मुल्ज़िमान को पकड़ने की या भत्ते के नेटवर्क को तोड़ने की। लेकिन ये बार बार रीअपेयर क्यों होते हैं? द क्वेश्चन इज़ कि अभी 101 केसेस से ज़्यादा रिपोर्ट हुए कंफर्म्ड, तो उसमें ये बार बार रीअपेयरेंस की वजह क्या है? देखिए, जाहिर सी बात है, जब स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन होता है तो ये केसेस कम हो जाते हैं, बट अगेन दे फाइंड अ न्यू वे टू कमिट दिस क्राइम्स। और कराची तो मैं समझूंगा कि बहुत बेहतर है लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से। अभी तो वेस्ट में, लंदन में लोगों को स्टैप कर रहे हैं, रोलेक्स घड़ी के पीछे लोगों को छुरियों से मार रहे हैं। अमेरिका में भी नादिर साहब, लेट मी से दिस, कत्ल हो जाते हैं 70 के पीछे। लेट मी से दिस कि जब हम वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ कंपैरिजन इस चीज़ के अंदर शुरू कर देते हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के अंदर, तो वो बहुत ही ज़्यादा इन बैड टेस्ट होता है। हमें मेरे ख्याल से बेहतर मिसालों की तरफ देखना चाहिए। अच्छा, आप साथ ही रहिएगा। मोनिस, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, अभी तक कोई गिरफ्तारियाँ हुई हैं? ये जितने भी केसेस 101 आप बता रहे हैं पिछले 7 महीनों के दौरान, कोई गिरफ्तारियां अमल में आई हैं? किसी पर कोई केस चला है? कोई पहुंचा है अपने अख्तिताम तक, या फिर अभी सिर्फ और सिर्फ ये रिपोर्टिंग की हद तक है? जी बिल्कुल आयशा, इस बात में कोई दोराय नहीं है कि इन मामलात को जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो बहुत संजीदगी से लेता है और न सिर्फ ये कि उसके ऊपर बड़ा बर वक्त एक्शन भी किया जाता है। अभी जुलाई के महीने का जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि 15 और 16 तारीख को 2 अलहदा बैरून मुल्क बैठे जो गैंगस्टर्स थे उनकी जानिब से भत्ता तलब किया गया यहाँ पर ताजिरों से, सनतकारों से और बिल्डर्स जो आजकल मुख्तलिफ रिहायशी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं उनसे। तो इन्हीं केसेस पर काम करते हुए पुलिस को ये कामयाबी मिली कि इसमें जो उनके 3 फुट सोल्जर्स थे जो कि यहाँ कराची में उनकी
सहूलतकारी कर रहे थे। उनमें उस भत्ता गैंग से मुंसलिक 3 गैंगस्टर मारे गए और पुलिस ने एक को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया और एक को जो है वैसे ही गिरफ्तार किया। इस तरह से मजमूई तौर पर जो ये 5 लोग जो थे वो पुलिस की गिरफ्त में आए। 3 मारे गए, 1 ज़ख्मी समेत 2 गिरफ्तार हुए। और अगर मजमूई सूरत हाल की बात की जाए तो पुलिस हुकाम कहते हैं कि भत्ते के केसेस में जो अब तक कामयाबी का तनासुब है वो 81% तक है। और पुलिस ने इस 7 माह के अरसे में मजमूई तौर पर मुख्तलिफ गैंग्स के जो कारिंदे थे, जो बराह रास्त मुंसलिक थे या सहूलतकार थे, अब तक मजमूई तौर पर पुलिस एक्शन के दौरान 9 गैंगस्टर जो भत्ते से मुंसलिक थे वो मारे जा चुके हैं। 15 को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा CIA पुलिस का रिकॉर्ड ये बताता है कि ऐसे लोग जो कि कहीं ना कहीं उन गैंगस्टर्स की सहूलतकारी कर रहे थे, यहाँ पर उनके लिए फैसिलिटेटर बने हुए थे, उनको किसी न किसी तरह से मुआवनत फराहम कर रहे थे। तो ऐसे जो है वो तकरीबन 70 के लगभग जो गैंगस्टर्स हैं उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। आपने एक फिगर कोट किया, 81% सक्सेस रेशियो है। मैं जो कि है नादिर कबूल साहब के पास जाना चाहता हूँ एक शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। नादिर कबूल साहब, पिछले साल का रिकॉर्ड CPLC का डेटा वाइडली कोटेड इन द मीडिया 91% सक्सेस रेशियो था। इस साल 81% है। पिछले साल 91 था, इस साल 81 है। ये उनकी सक्सेस है भत्ताखोरों की, या ये हमारी नाअहली है कि हम उन नेटवर्क्स को तोड़ने में कामयाब नहीं हुए? देखिए, अगेन जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि जैसे जैसे स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन होता है, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो क्रिमिनल माइंड होता है, वो तो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा होता है। वो नए तरीके ढूंढ लेते हैं बचने के लिए या फरार होने के लिए। फिर हम ऑब्वियसली पुलिस पर हम क्यों इवॉल्व नहीं हो रहे नादिर साहब उनके साथ साथ? वो इतने क्रिएटिव हैं तो व्हाई वी आर नॉट बिकमिंग क्रिएटिव? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगेन ये फैक्ट एंड फिगर्स आप अगर वापस चेक करेंगे चंद महीनों में तो आई एम श्योर कि ये वापस 90+ हो जाएगा। बिकॉज हम जो है जियो ट्रेसिंग भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया नेटवर्क से उनके थ्रू भी लोकेशन इनकी ट्रेस करते हैं। और हमारे अपने ऑब्वियसली जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और इस वक्त तो तमाम जो इदारे हैं सिक्योरिटी के, उन्होंने कराची के वेरियस जो ताजिर इत्तेहाद हैं, चाहे वो ट्रेड एसोसिएशन हो, चाहे वो बिल्डर्स एसोसिएशन हो, सबसे मुलाकात की और उनको बिल्कुल यकीन दहानी कराई है कि कराची क्योंकि इकोनॉमिक कैपिटल है पाकिस्तान का, फाइनेंशियल कैपिटल है, तो हमने कराची के ताजरों को, रिहायशियों को, पूरे शहर को हमने बहुत बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है ताकि यहाँ पे इन्वेस्टर्स भी आए, जो हमारे रहायशी लोग हैं वो भी। ठीक है नादिर साहब, आप अल्लाह करे ये सिर्फ बातों की हद तक ना हो और इस मर्तबा सिंध हुकूमत जो है ना वाकई में पूरा भी करके दिखाए इन सब चीज़ों को, क्योंकि कराची वालों की हालत आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि क्या है। थैंक यू सो मच। नादिर कबूल साहब हमारे साथ मौजूद थे। मोनिस साहब का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। कराची की जब भी बात आती है तो अक्सर मुझसे शिकवा किया जाता है आप इमोशनल हो जाती हैं। उसका रीज़न ये है कि हमने वहाँ पर अमन हासिल किया था, बड़ी कुर्बानियाँ देकर, बड़े लोगों की जानें वहाँ पर गई थी। उसके बाद एक ऑपरेशन हुआ था जिसके नतीजे में हमें वहाँ पर अमन नज़र आया था। वो अमन अगर इतनी आसानी से जाता रहेगा तो डेफिनेटली तकलीफ होगी। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, साथ रहिए। जी वेलकम बैक वंस अगेन। आज का दिन बड़ा ख़ास है और जब इसके बारे में हम प्लान कर रहे थे और सोच रहे थे कि हमें इसको किस तरह से करना चाहिए तो मुझे अपनी पुरानी दोस्तियां याद आ गई, पुराने सारे वो वक्त याद आ गए जो स्कूल्स में हमारे साथ थे, बचपन में जिनके साथ हम खेला करते थे। फिर बड़े हुए तो कुछ दोस्त बदले, कुछ आगे चलते गए। लेकिन जो सबसे पहला सवाल इस सेगमेंट को सोचते हुए मेरे जहन में आया कि दोस्त कौन होता है। सबकी अपनी अपनी डेफिनेशंस हो सकती हैं। मेरे लिए दोस्त वो है जिसके साथ आप एक कंफर्टेबल साइलेंस एंजॉय कर सकें, बोलने का प्रेशर जिसके ऊपर ना हो, जो आपकी गैर मौजूदगी में आपके बारे में एक लफ्ज़ न सुन पाए, आपका दिफा करे, जो आपके लिए आपसे लड़ जाए, उसकी नीयत ऐसी हो कि आपकी बेहतरी है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ये गलत काम करेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा, जो आपका तारुफ बन जाए। वो कहा जाता है ना कि आप अपनी सोहबतों से पहचाने जाते हैं, तो दोस्त आपका एक तरह से तारुफ ही बन जाता है। आज दुनिया भर में दोस्ती का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो हमने सोचा कि इसको इस तरह से हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि एक तो मेरे दोस्त मेरे साथ बैठे हुए हैं और आई एम लकी इनफ कि मुझे हर रोज़ उनके साथ काम करने का मौका मिलता है। तो यू कैन इमेजिन कि मेरी मॉर्निंग्स जो है ना वो कैसी होती हैं। अब आप बहुत ज़्यादा काइंडनेस कर रही हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे साथ जो गेस्ट है ना वो भी दोस्त ही हैं, लेकिन मुज़म्मिल साहब आप भी दोस्ती के बारे में कुछ फरमाइए। दोस्ती के बारे में मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा जहाँ से इन्होंने ड्रॉप किया, और वो ये बात है कि दोस्त कौन होता है। मेरे लिए वो जो लड़के भी नाराज़ ना हो वो दोस्त होता है, जिसके लड़ने के पीछे शायद वजह भी ना हो वो दोस्त होता है।
और वो भी दोस्त होता है कि जो शायद आज तक आपसे किसी बात पे लड़ा नहीं है, लेकिन जब आप उसको देखते हैं तो आपको आइडिया होता है कि यार ये लड़ पड़ेगा अगर मैंने कुछ गलत किया, तो वो भी दोस्त होता है। आपकी बेहतरी का जामिन आपका दोस्त होता है, आपकी आखिरत का ख्याल रखने वाला भी आपका दोस्त होता है। तो दोस्त बहुत ध्यान से चुनने चाहिए, और ज़िंदगी में कभी कभार सबसे बड़ा सबक भी आपका दोस्त हो सकता है। तो ये पर्सपेक्टिव्स हैं दोस्त के, और आज इसी को डिस्कस करने के लिए हमने दो ऐसे गेस्ट्स बुलाए हैं अपने पास जो 16 साल से अपनी दोस्ती मना रहे हैं, हर रोज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग शख्सियात है दोनों। आप लोगों ने इनको सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, फेसबुक पे भी देखा होगा, यूट्यूब पे इनके लेक्चर्स भी सुने होंगे, वेल नोन पर्सनैलिटीज़। और मैं ज़रा थोड़ा सा कैजुअल स्टाइल में इनको वेलकम करना चाहूँगा क्योंकि आज दोस्ती का दिन है, तो दोस्ती के दिन पे हम इनको कंट्रोल करना पड़ता है एक्चुअली। प्लीज़ हमारे साथ उमैर जलियावाला और इब्राहिम अहमद दोनों मौजूद हैं, लाइफ कोच वगैरह सारी बातें अपनी जगह, लेकिन आज मैं इनको दोस्त के तौर पे मुतारिफ कराऊंगा। तो हेलो बॉयज़, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका, और ज़बरदस्त आपने दोस्ती के बारे में बहुत ही मुख्तलिफ ख्यालात पेश किए, तो आपकी अच्छी लड़ाई हो सकती है इस बारे में। आप कन्विंस हैं मेरी बात से या नहीं है? मैं आपकी बात से ज़्यादा इत्तेफाक करता हूँ, उनकी बात जो है ना ज़रा खतरनाक हो सकती है। खतरनाक हो सकती है, चले हम आज खतरनाक बातें नहीं करें। बॉय तो आपको पता है, फिर बॉयज़ तो बाउंड्री लेस होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें बाउंड्रीज का ख्याल रखना जो है ना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहला सवाल ये, और सवाल से पहले अगर आप लोग हमें देख रहे हैं और आप चाहते हैं अपने दोस्त को कोई पैगाम देना, उनके साथ अपनी दोस्ती को सेलिब्रेट करना, तो आप हमें लाइव कॉल करके अपने दोस्त को पैगाम भी दे सकते हैं। आप दोनों अपनी दोस्ती को डिफाइन कैसे करते हैं? आर यू रियल फ्रेंड्स या फिर एक्वेंटेंस हम कह सकते हैं कि आप एक्वेंटेंस हैं? आप शुरू करें आप। आई थिंक वी डिडंट स्टार्ट इट आउट एज अ फ्रेंड्स, इट वाज एन एक्वेंटेंस, और फिर उसके बाद हालात, वाक़यात, उम्र, काम सारा कुछ सेम था और कम डिफरेंस था। तो ही वॉज इनिशियली मोर लाइक अ टीचर देन अ फ्रेंड, क्योंकि मैंने इसको देख के काम स्टार्ट किया था, तो हमने तो मैं उससे बहुत गाइडेंस लेता था। फिर वो एक्वेंटेंस जो है उसकी लेवल्स डिफरेंट हम तय करते रहे, और उसके बाद दोस्ती होगी। फिर वो दोस्ती बाइक के ज़माने से चलती रही और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। आपने 16 साल कहा, 16 साल नहीं है, 18 साल हो गए हैं। 18 साल हो गए हैं। बट हाँ, बहुत बर्दाश्त किया, ठीक है। सो इसलिए आई एम श्योर इन्होंने भी किया होगा, बट इट्स बीन अ लॉन्ग राइड। हाँ, लेकिन आई वोंट टेक माय चांसेस हियर ऑन कैमरा। अच्छा, बट हाउ डू यू डिफाइन फ्रेंडशिप विद इब्राहिम? इब्राहिम के साथ क्योंकि मेरा ताल्लुक बिल्कुल उस ज़माने का है जब मैं काम शुरू कर रहा था, तो वो एक बिल्कुल अलग दौर होता है ना, जब आप बहुत ज़्यादा एनर्जी रखते हैं, मोटिवेशन होती है, और आप जिससे मिलते हैं आप कहते हैं ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया बदलना चाहते हैं। हैं। तो उसमें एक पिंडी बॉय जो है, क्योंकि मैं इस्लामाबाद आता था और यहाँ पे अपना काम तो कर लेता था, लेकिन उसके बाद जो टाइम होता था एयरपोर्ट का सफ़र और उसके आगे पीछे जो भी टाइम था, तो उसमें इब्राहिम के साथ बहुत गप्पे लगी, और मुझे बहुत फॉन्डली वो टाइम्स याद हैं जब मैंने इब्राहिम के साथ, और इब्राहिम ने मेरे साथ वो चीज़ें शेयर की जो ये करना चाहते थे, जो मैं करना चाहता था। फिर टाइम में आपको वो होती भी नज़र आती हैं, और उसमें से बहुत सारी टूटते हुए नज़र आती हैं। उसमें इब्राहिम मेरे साथ भी रहे बहुत सारी चीज़ों में। अगर काम में साथ नहीं थे, उस फ्लोर पे एज अ ट्रेनर साथ नहीं थे, तो ऐसे ही ख्यालात में शाम की महफिल में। और जो मुझे इब्राहिम की बात पसंद रही वो ये कि बाकी सारे मेरी तारीफ़ें कर देते थे, वाह वाह करते थे, इब्राहिम मुझे डे वन से एक चेकमेट देता है। कभी कभी बहुत ही बेहुदा भी होता है, समझ नहीं आता। एटलीस्ट आप लड़ सकते हैं कि तुम इसको बेहतर कर सकते थे। बिल्कुल, जो एक जेन्युइन फीडबैक होता है वो बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, दोस्तों की ज़िंदगी के अंदर, हमारे हर इंसान के अंदर बहुत सारे रिश्ते होते हैं उसकी ज़िंदगी के अंदर। पेरेंट्स हैं, वाइफ है, बच्चे हैं और रिश्तेदार हैं। दोस्त होना क्यों ज़रूरी है उमैर? तो व्हाई डू वी नीड फ्रेंड्स? हम जब ये ट्रेनिंग्स में बैलेंस कराते हैं ना ज़िंदगी का व्हील ऑफ लाइफ, तो उसमें ये सारे इंसानों ने माना हुआ है कि दोस्ती एक अलग कंपोनेंट है। अगर वो नहीं है तो आपकी ज़िंदगी का तवाज़ुन आउट होगा। आप उसको हज़ार और चीज़ों से फिल इन करने, और लोग कहते भी हैं बातें, जी मुझे दोस्त नहीं, लेकिन दोस्त का होना एक अलग तरह की, और आपकी बातों से लगता था जब आप बयान कर रहे थे ना अपनी दोस्ती, तो उसमें एक जॉय था ना। मैं उसको समझ तो नहीं सकता, लेकिन आप उसको काउंट करते हुए, वो जो अभी शायद ना भी हो, लेकिन तो वो आप मिस कर जाते हैं। तो दोस्त आपको निखार सकते हैं, आपने कहा ना, संवार सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। फिर एक ऐसा इन्फ्लुएंस आपकी ज़िंदगी में लाते हैं जो आपका खून नहीं होता, जो आपका एक्सटर्नल होता है, आपका जीन शेयर नहीं करता। चूज कर सकते हैं। Yes. You have this right कि आप as choose they कर say कि friends is a family that you choose,
तो वो बहुत ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है इसमें ना हम अक्सर चीज़ों पे जो बात करते हैं, जैसे आपने कहा दोस्त होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस भी रिश्ते में होते हैं, चाहे हम बेटा हैं, बाप हैं, भाई हैं, कॉलीग्स हैं, दफ्तर में कहीं पे भी जब स्टूडेंट हैं, तो हम एक डिफरेंट कैरेक्टर में हैं। लेकिन वहाँ से निकल के जो हम खुद हैं वो हम उसी सर्कल में हो सकते हैं जहाँ पे वी कैन बी आवर सेल्स, जहाँ पे वी कैन। और वो जिस तरह आपने भी अभी इंट्रोडक्शन में बात की, और आई थिंक नईम बुखारी साहब ने भी एक जगह कहा था कि दोस्त वो है जो आपके साथ बैठा है, कोई बात नहीं हो रही, लेकिन आपको तसल्ली है कि वो बैठा हुआ कमरे में, टॉकिंग नहीं है। तो इसी तरह से हमारे पास ना एक लाइव कॉलर हैं फैसलाबाद से, रेहान साहब। उनका पहले क्वेश्चन लेते हैं और फिर आपके साथ कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान, दोस्ती का दिन मनाया जा रहा है आज, और आप कोई पैगाम देना चाहेंगे, कोई सवाल पूछना चाहेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए, क्या आपका पैगाम होगा और किस दोस्त के लिए होगा? दोस्ती का टॉपिक जो है वो आपने आज बहुत अच्छा चुना है। तो मेरा तो सिर्फ जो है ये पैगाम है कि दोस्त जो है वो बड़ा अच्छा और मुखलिस रिश्ता होता है। और मैं तो एक मेरे दोस्त हैं, चूंकि आपने कहा कि दोस्त जो है दोस्त के काम आते हैं, और जाहिर है दोस्त को दोस्ती का जानना चाहिए। तो मैं पैगाम अपने एक दोस्त को देना चाहता हूँ कि मेरे पैसे लौटा दो। वो आपके सच्चे दोस्त है अगर वो आपके पैसे नहीं लुटा रहे और आप इतनी लिबर्टी रखते हैं कि आप उनको कह रहे हैं। अच्छा रेहान, कोई गाना उनको डेडिकेट करना चाहेंगे, कोई गीत उनको डेडिकेट करना चाहेंगे अपने उस दोस्त को? वो एक गाना तो सॉन्ग खैर है ना कोई, वो मेरा चैन वो मुझे लौटा दो, तो मैं तो कहूँगा कि वो मेरे पैसे, वो मेरे डॉलर मुझे वापस लौटा दो। आपका पैगाम यकीनन पहुंच चुका होगा आपके दोस्त तक। थैंक यू सो मच रेहान। आप लोगों का आपस में लेन देन होता है पैसों का, और फिर ऐसा कि भाई पैसे वापस कर भी दो? मेरी तरफ से लेन होता है, उसकी तरफ से देन होता है। लेन देन नहीं होता, बट यार लेकिन एक आपका चल रहा होता है दोस्तों के साथ, एक पेटी कैश। जी 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 जी, दो तरफा अकाउंट जो है ट्रांजैक्शन चल रही होती है। मेरा ख्याल है वक्त के साथ फिर एक आपका जिस तरह बैंक आपको ऑफर करते हैं ना, आप ले सकते हैं 5 लाख जब आपको चाहिए हो, कोई हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है ऐसा, मुझे शदीद जरूरत है ऐसे दोस्त की। तो मुझे क्योंकि मैं सूद की शदीद खिलाफ हूँ। अच्छा, दोस्त होना चाहिए। ने जो कॉल में कहा है डॉलर्स, तो हमें डॉलर्स ये भी जरूरी है कि आप अच्छे दोस्त लगाएं जो पूरी दुनिया में जाएं। एक व्यूअर्स मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको बैठ के बता रहे हैं कि डॉलरों वाले दोस्त बनाए। हमारे पास रावलपिंडी से रिजवान है। आपको डॉलर वाली बातें तो सुनाई दे ना, आपके दिमाग में नहीं, ये तो नहीं कह रहा आप उनके मार लें, ये आपकी सोच है। मैं माहौल की बात कर रहा हूं। आई थिंक ये बेसिक स्पिरिट के खिलाफ है। इफ इट्स ट्रांजैक्शनल इट कैन बी एनीथिंग बट फ्रेंडशिप इन एनी फॉर्म वे। और चाहे आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो ट्रांजैक्शनल है, फाइनेंशियल, यस इट कैन बी वन ऑफ द टूल्स इन द फ्रेंडशिप। लेकिन मुझे ये लगता है, मेरा ये ख्याल लेकिन ये जो बात है ना कि आपका इंटेंट बदल जाता है। चलें, एक और हमारे साथ लाइव कॉलर हैं। कौन है हमारे साथ? मोहम्मद रिजवान मौजूद हैं जी रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, क्या हाल चाल है और दोस्ती के दिन पे क्या पैगाम है आपका? वो नाराज होकर चले गए, दोबारा से कॉल कर लीजिए रिजवान, हम यहीं पे बैठे हुए हैं, आपकी कॉल का वेट भी करेंगे। अच्छा जी, वो कहते हैं ना बहुत इसने देखे हैं पस्तो बुलंद, तो पस्तो बुलंद के अंदर भी आपकी दोस्ती रही है, अप्स एंड डाउन्स आप दोनों ने फेस किए, एक दूसरे को मुख्तलिफ पाया उन फेजेस के अंदर? बिल्कुल फेस किए। और आई थिंक एक तो मतलब कोविड के दौरान भी जो हमारा था इंसिडेंस, लेकिन उसमें एक्सेप्ट भी किया और एक दूसरे को स्पेस भी दी। क्योंकि बाज़ दफ़ा हमें ये भी लगता है जब हम किसी का बहुत केयर कर रहे होते हैं ना, तो हम उसको स्पेस चाहिए, बट वी आर लाइक तू ठीक है, क्या हुआ, क्या मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, यू नो, विद फ्रेंड्स। सो इवन समटाइम्स वो आपके लिए एक प्रेशर बन जाता है उस बंदे के लिए प्रेशर बन या क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यू नो कि वो कहता है यार बस सांस लेने दे, रुक जा। सो आई थिंक हमारे केस में ऐसे भी था, वी टुक दैट पॉज। और जनरली उसमें ये होता है कि आप प्रोसेस करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं, और तब आप जब दोबारा कनेक्ट करते हैं तो आप एक काम माइंड के साथ करते हैं, और उसमें आपको अपनी कंट्रीब्यूशंस भी पता होते हैं, क्या गलत किया, क्या अच्छा था, दूसरे को भी पता होती है। और वो आपको जिताने की ज़रूरत नहीं होती कि यार तुमने ये किया था फिर ये हुआ था। वर्सेस अगर आप उसी वक्त एड्रेस करें इन द हीट ऑफ द मोमेंट, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा इमोशनल रिएक्शन में भी चीज़ चली जाती है। सो वो बिल्कुल हुआ, काम के लिहाज से भी हुआ, हमने आसपास लोगों के साथ भी होते हुए देखा, कहीं ना कहीं हम भी उसमें पाए गए। तो बट वी वर एबल, आई थिंक कलेक्टिवली, कि वी वर एबल टू पुल आउट आवरसेल्व्स फ्रॉम द सिचुएशन, द सर्कमस्टेंसेस, एंड ही हैज़ डन ग्रेट वर्क इन दैट एज वेल, फ्रॉम रिकवरी पार्ट एज वेल। मैंने ही वाज वेरी काइंड विद माय तारीफ और सब कुछ। बट आई थिंक हम हमेशा ये बात करते हैं कैसा दोस्त होना चाहिए, बनाना चाहिए, बट ये बहुत कम लोग बात करते हैं
कि कैसा दोस्त होना ये चाहिए। 18 साल तक सरवाइव की है ये दोस्ती और अल्लाह करे आगे भी करे। इसके ऊपर मैं ज़रा जानना चाहूँगी कि वो व्हाट इज़ द वन बेसिक थिंग जिसने सरवाइव किया। लेकिन रिजवान साहब आ गए हैं, हमने पुकारा था उनको, वापस आ चुके हैं। रिजवान बताइएगा क्या पैगाम है आपका, और जवाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा पहले जवाद है, जवाद पैगाम आपका। जी अस्सलाम वालेकुम, जवाद बात करूँ एबटाबाद से। जी जवाद। अच्छा मेरा दोस्तों के साथ ये पैगाम है, दोस्तों के लिए ये पैगाम है कि पहले तो ना हम बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ अटैच होते थे। अब ज्यों हम बड़े हो गए, अपनी शादियां वादियां हो गई, हर बंदा अपनी जिंदगी में मसरूफ हो चुका है ना। हम लोगों ने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है, तो हम सारे के सारे उसमें मतलब अपनी जो गपशप होती है वो लगाने के लिए, लेकिन अभी उसमें दोस्त एक्टिव नहीं होते। तो मेरा दोस्तों के लिए ये पैगाम है कि यार प्लीज आ जाया करो एक्टिव, थोड़ा सा टाइम दे दिया करो ग्रुप को। क्यूट बात कर रहे हैं इस वक्त जवाद की, यार प्लीज आ जाया याद करो। करते हैं जवाद आप लोगों को, आ जाया करो जवाद। थैंक यू जवाद, आपका पैगाम पहुंच गया यकीनन दोस्तों तक। रिजवान साहब बताइएगा आपका क्या पैगाम है। रिजवान साहब हमारे सितारे आज नहीं मिल रहे हैं, आपकी कॉल फिर डिस्कनेक्ट हो चुकी है। 18 साल सरवाइव की है ये फ्रेंडशिप, व्हाट इज दैट वन फैक्टर जिसको आप क्रेडिट देंगे कि इस वजह से ये फ्रेंडशिप हमारी आज तक चल रही है? ट्रूथ, चाहे वो हर्ट करे दूसरे को। लेकिन जैसे इब्राहिम कह रहे हैं कि आप होल्ड कर लेते हैं, आप उसी वक्त नहीं बोलते जब सारी दुनिया बोल रही होती है, उस वक्त दोस्त भी बोल दे तो मारा जाता है बंदा। उस वक्त आपको तवक्को होती है कि दोस्त कुछ और बात करेगा, दोस्त वो जाविया दिखाएगा जो बाकी नहीं देख पा रहे, बैलेंस आउट कर देगा आपके लिए। लेकिन असली दोस्त है तो छोड़ेगा नहीं आपको। जैसे आपने कहा ना, हजरत अली ने कहा था कि एक अच्छा दोस्त आईने की मानंद है। आईना हर इंसान देखता है, बादशाह से लेके फकीर, और आईना जो कहता है हम उसकी बात मान लेते हैं क्योंकि वो सच बोलता है, वो मुसलसल बोलता है और आपकी बात किसी और से नहीं करता। तो आई थिंक अगर ट्रूथ है आपकी दोस्ती में तो क्या हो जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे, आप एक दूसरे पे कीचड़ भी उछालेंगे, नाराज भी होंगे, लेकिन सच आपको मिला। अच्छा मरियम की हमारे पास कॉल है लाहौर से, उनके पास जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक मैं आपको क्वेश्चन छोड़ कर जा रहा हूँ, दोनों सोचिएगा इस बात पे। इकट्ठे कभी अगर किसी पुलिस नाके पे तलाशी हुई हो दोनों की, तो मरियम लाहौर से हमें ज्वाइन करिए। अस्सलाम वालेकुम मरियम, आज दोस्ती का दिन और दोस्ती के दिन पे आपका सवाल या पैगाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मरियम बात कर रही हूँ लाहौर से। मैं अपनी दोस्त अस्फिया को मैसेज देना चाहूँगी। वो हम दोनों बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। उसकी शादी होके वो लाहौर से इस्लामाबाद चली गई है। वो इस वक्त प्रोग्राम भी देख रही है। मैं उसको पैगाम देना चाहूँगी कि हमारी दोस्ती शहर बदलने से ना तो मान पड़ेगी ना कम होगी। हम जैसे अच्छे और बेहतरीन दोस्त पहले थे वैसे ही हमेशा रहेंगे। और सब बाकी लोगों को भी पैगाम देना चाहूंगी कि शहर या जगह बदलने से दोस्ती या रिश्तों में दूरी जरूर आती है, लेकिन रिश्तों की मजबूती कम नहीं होती। तो मैं अपनी दोस्त से कहना चाहूंगी कि भले आप दूर चले गए हो, लेकिन हमारी दोस्ती हमेशा इसी तरह से मजबूत और कायम दायम रहेगी। इंशाल्लाह, अल्लाह करे आपकी दोस्ती ऐसी टाइम एंड स्पेस से बियॉन्ड रहे। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए, हमारे साथ मौजूद थी। अच्छा जी, आप अपना सवाल जो खतरनाक सा छोड़ कर गए थे, मतलब आज से 16 साल 18 साल पीछे चले जाएं। CD70 है और दोनों भाई जा रहे हैं और जिंदगी के बारे में प्लानिंग चल रही है और रास्ते में आ गया नाका और पुलिस वाले ने हाथ देखकर राजा जी तो आई थिंक हुआ है, लेकिन बाइक के ज़माने में नहीं, गाड़ी के ज़माने में। हम ट्रेनर्स आदमी हैं, हम बहुत बातें करते हैं। तो पुलिस वाले को भी हम बना लेते हैं। मैं तो बड़ा एंजॉय किया है पुलिस वालों को। मना लिया था उनको या नहीं, गप लगाना, उनकी सारी डिमांड्स पूरी करना, फिर उनकी हेल्पलेसनेस देखना कि किस बात पे पकड़ूं, आहिस्ता उनको ऐसा रवैया दिखाना जो कोई नहीं दिखाता, उनसे प्यार से सवालात पूछना जब अच्छा जहन रहा, तो बड़ा मजा आया, बड़ी दोस्तियां बनी, कुछ को मुझसे प्यार भी हो गया। और इसमें मैं एक बात जो कि डेंजरस बात है, क्या बात है। आपने चालान की बात की, आप किसी भी शोबे में जाएं, चाहे पुलिस है, वेटर है या जो भी, आप किसी भी जगह पे जाएं, हमें ये लगता है, इवन आप सरकार में भी जाएं ना, रेफरेंस होगा, ऊपर से आना पड़ेगा, फ़ोन कराना पड़ेगा, बट बेसिक जो कर्टेसी है, जो बेसिक इखलाक है, अगर आप उससे बात करें, क्योंकि दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, वो जिस गर्मी में है, जिस माहौल में हर बंदा कहता है तो रुक मैं अभी बात कराता हूँ, तो हमारे केस में जिस तरह महर ने कहा एज ए ट्रेनर भी हम लोगों को ही सिखाते रहे हैं, तो डेट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू यू नो प्रैक्टिस दैट। तो प्यार से बात करें तो वो वैसे ही कहते हैं कि अच्छा आप आगे से ध्यान रखिएगा और यू नो दे लेट यू एग्जैक्टली, हम लोगों तो वो कभी वो स्ट्रिक्ट डंडा या कोई पनिशमेंट उससे एक सवाल बड़ा ज़रूरी है, वो ये कि
समटाइम्स आप धोखा भी खा जाते हैं कि ये मेरा दोस्त था बट असल में इसने तो मेरी जड़ें काटनी है या बैक बाइटिंग करना या आपको नुकसान पहुंचा देना, तो उसके बारे में ज़रा मैं गाइडेंस आपसे लूँगी कि कैसे पता चले कि कौन सा दोस्त जो है ना वो वाकई में दोस्त है और कौन सा दोस्त ऐसा है जिससे आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन एक लाइव कॉल है हमारे साथ। जी बिल्कुल, सलीम साहब हमारे साथ। सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया। जी सलीम साहब, आप किसी दोस्ती को याद करना चाह रहे हैं, कोई पैगाम देना चाह रहे हैं? ऑल योर्स। मिस आयशा एंड मुजम्मिल, रेगुलर मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ सुबह, तो मेरा फ्रेंडशिप के बारे में सिर्फ एक लाइन मैसेज है, फ्रेंडशिप इज अबव रीजन, दैट्स इट। वाह, क्या प्यारी बात फ्रेंडशिप इज अबव रीजन। वाह, कमाल। थैंक यू सो मच सलीम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हाउ डू वी नो कौन हमारा दोस्त है, कौन नहीं है, कौन प्रिटेंड कर रहा है हमारा दोस्त होना? वक्त बदलने दें, वक्त बदलने में आसानी से पता चल जाएगा आपको। मैंने बहुत दीवानगी देखी है, मेरा काम ऐसा रहा, मशहूर हो गया, स्टेज पे चढ़ा हुआ था, नौजवान बहुत वो करना चाहते थे, तो उसमें से मैं तो बहुत सारे दोस्त गिनता था। फिर जब कोविड आया, जब चेंज आया, जब ट्रेनर्स के बजाय इन्फ्लुएंसर्स का दौर आया, तो उसमें से आधे तो कहीं थे नहीं। तो एक तो वक्त आपको ज़रूर बताता है, दूसरा वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। अगर आपको इर्द गिर्द से पता चल रहा है कि कोई शख्स आपके बारे में बात कर रहा है, तो अक्सर हम जैसे कहा ना, फ्रेंडशिप इज़ बियॉन्ड रीज़न, ये मार खिलाती है कि अगर आप सुने और अगर अच्छा दोस्त है तो आप उसके सामने लेकर आएंगे और आप उसको कन्फ्रंट करेंगे। तो जैसे आपने शुरू में बात की थी कि अगर दोस्त है तो वो आपकी होने वाली बात, आपकी बकवास बर्दाश्त नहीं करेगा, और अगर उसको बढ़ा रहा है तो वो बिल्कुल दलील दे रहा है कि वो दोस्त नहीं है। और तीसरा, अगर वो सिर्फ तारीफ करता है, अगर वो कभी आपसे आपकी बात से इख्तलाफ नहीं करता, आपको दूसरी राय नहीं देता, तो उससे बचे। ऐसे लोग खुशामदियों से वैसे भी एंड आई थिंक इसमें एक चीज़ ये भी है कि लास्ट 30 सेकंड्स जिसमें हम फीडबैक की, क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, तो उसमें ये भी देखना कि उसकी डेप्थ क्या है। ये क्या है कि वो सिंपल कहते हैं यार तुमने ये कपड़े अच्छे नहीं पहने, ये कैसे तुमने टाई लगाई, वर्सेस कि अच्छा मैं और क्या करूं। सो क्या जब वो डेप्थ में जाता है कि यार मुझे लगता है तुम्हें ये करना चाहिए, ऐसा होगा फिर ये होगा, तो देन यू नो द सीरियसनेस ऑफ द पर्सन एज वेल। अदरवाइज सरफेस पे तो कोई भी क्रिटिसाइज कर सकता है और आप दोस्ती का मास्क ले सकते हैं। वेरी ट्रू। अल्लाह करे आप दोनों की दोस्ती इसी तरह से सलामत रहे, आप इसी तरह से ट्रेन करते रहे लोगों को। बैठ गए, शो ना भी चले फिर भी आपकी दोस्ती चले। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच उमर एंड इब्राहिम हमें ज्वाइन करने के लिए। जाते जाते जनाब, दोस्ती जो है ना, अगर आपने वाकई आप चाहते हैं कि किसी को जान सके कि आपका दोस्त है या नहीं, तो मुश्किल वक्त के अंदर कौन खामोशी से आके आपके साथ बैठ जाता है ना बगैर कुछ जताए, वो आपका दोस्त है। क्योंकि जब आप खुश हैं, कामयाब हैं, तो सारे आपके पास आएंगे। वो गालिब ने कहा था ना, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से, कोई चारा साज होता, क्या बात, कोई गम गुसार होता। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, साथ रहिए। This segment is brought to you by AKD Securities Limited. और जी वेलकम बैक फ्रॉम दैट ब्रेक। और जैसे कि आपको AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के इस सेगमेंट जिसका नाम है मनी मैटर्स में हम लोग ये बताते हैं कि मार्केट की मूवमेंट किस तरफ है और पैसा आपका किस तरफ जा सकता है। ऑल्सो कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसका असर किस तरह से ट्रिकल डाउन करता हुआ एक नॉर्मल आदमी तक आता है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हम बात करते हैं, मुसलसल दूसरा रोज़ भी मंदी का रुझान नज़र आ रहा है लोगों के। इसके अंदर गुज़िश्ता रोज़ बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स जो है कि जिसके अंदर सबसे बड़े कंपनीज के पोर्टफोलियोज़ हैं, इसका 580.9% जो पॉइंट्स हैं इसके अंदर हमारे पास 1580 से ऊपर का हमारे पास है जो डिक्लाइन हमें नज़र आया है। और इसके अंदर अगर हम डिक्लाइन की बात करें तो ये आज के दिन में नहीं है, एक दिन पहले भी हमें तकरीबन 1,76,000 के लेवल तक गिरती मार्केट नज़र आई थी, जो मार्केट नीचे गई थी। अब ये मार्केट दूसरा दिन कंटिन्यूस जो है वो मतलब कल का दिन 1,76,000 के आसपास फ्लोट कर रही थी और आज का दिन जो कि है ये हमें नीचे नज़र आ रहा है। ये ऊपर क्यों नहीं जा रही, इस मार्केट के अंदर जो डिजिट्स हैं वो फ्लक्चुएट क्यों डाउनवर्ड्स हो रहे हैं, इसका हमारी इकोनॉमी पर असर क्या है और आप लोग किधर बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस सब को डिस्कस करने के लिए सीनियर इक्विटी ट्रेडर हैं AKD लिमिटेड से हमारे पास इस वक्त राहील रफीक साहब, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे करते हैं बात इस सिलसिले में। अस्सलाम वालेकुम राहील साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, दूसरा रोज़ जा रहा है मंदी का और हमें 176,000 का फिगर कल नज़र आ रहा था जिसके आसपास फ्लक्चुएशंस चल रही थी, आज भी मंदी है। तो ये कब तक कंटिन्यू रहेगी? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इस पे असर डाल रही हैं और कौन सी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं एक आम आदमी की ज़िंदगी के जिस पे ये असर डालेगा? देखें, अब तो ऐसा हो गया ना कि ये बड़ा सिंपल इन्होंने सोल्यूशन कर दिया है इसका कि हमने पूरी मार्केट जो है ना वो जियोपॉलिटिकल टेंशन के साथ कनेक्टेड हो गई है,
जिस तरह हम ऑयल प्राइसेस को ओवरनाइट देखते हैं कि जिस तरह अपसाइड आती है तो हमारी बाजार ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डाउन साइड लेना शुरू कर देती है और थोड़ा सा प्रेशर नज़र आना शुरू हो जाता है। इसी तरह थोड़ी सी म्यूचुअल फंड की सेलिंग नज़र आ जाती है, थोड़ी सी जो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी शॉर्ट पोजीशंस होती हैं, जो मार्जिन पोजीशंस होती हैं, वो ऑटोमेटिकली कटना शुरू हो जाती हैं। तो बगैर वॉल्यूम के बाजार थोड़ी सी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद उसी तरह जो चीज़ें अच्छी हैं जिनमें प्रोडक्शंस है तो वो अपने लेवल पे खड़े होकर या उसी तरह जो है ना फिर परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं जब बाजार अपने लेवल पे आना शुरू हो जाती है। तो बाजार की अपनी स्ट्रेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम क्योंकि कनेक्टेड हैं विद ऑयल विद अदर कंट्रीज तो वो हम एक पैनिक कर जाते हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा हमें 2 दिन से प्रेशर नज़र आ रहा है। वो स्पेकुलेशन इतनी पावर रखती है कि वो सिर्फ पाकिस्तानी इंटरनेशनल मार्केट को भी बहुत ज़्यादा जो है ना ऊपर नीचे कर देती है। इंटरनेशनल अगर स्टॉक को हम देखें तो डाउ जोन्स हो, S&P 500 हो, नास्डैक हो, ये सारे ही डाउन चल रहे हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, स्टॉक मार्केट का बहुत अच्छा तजर्बा रखते हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से वापस गेन करना है अगर कोई नुकसान हो गया। अगर कोई नया बंदा है राहिल साहब जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है या जिसने शुरू किया है, वो कौन कौन से फैक्टर्स को मद्देनज़र रखे कि ओके ये फैक्टर्स ऊपर या नीचे जा रहे हैं तो इसके मेरी जो इन्वेस्टमेंट है ना उसमें मुझे नुकसान हो सकता है, कौन से फैक्टर्स को उसको देखना चाहिए? देखिए, पोर्टफोलियो बनाने के 2 सिम्टम्स होते हैं। जिस तरह आपने स्टार्ट किया, पोर्टफोलियो आपका आप जब मार्केट पार्टिसिपेट कर रही हो और पॉजिटिव जोन में हो तो आपका ऐसा हो कि एक अच्छा रिटर्न बना रहे हो, और इसी तरह जब टेंशन आए या कोई नेगेटिव न्यूज़ हो तो आप उसमें मिनिमम लूज़ करें। तो उसके लिए आप एक अच्छे पोर्टफोलियो के लिए सबसे पहले आपकी टॉप पिक CNP होनी चाहिए। उसके बाद आपके पोर्टफोलियो में अगर शरिया कंप्लाइंस का इशू ना हो तो बैंक्स होने चाहिए। उसके बाद आपके पास फर्टिलाइजर में एक स्क्रिप होना चाहिए। तो इस तरह पोर्टफोलियो को बड़े अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, जिससे आपसे डिविडेंड पे आउट भी रिटर्न ले सकते हैं। और जब मार्केट अपने पॉजिटिव स्टांस में चलना स्टार्ट करेगी तो आपका रिटर्न बनना भी शुरू हो जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, लेकिन ये डाइवर्सिफिकेशन हमें ज़्यादातर नज़र आती है जो सीमेंट के अंदर है या ऑयल के अंदर है। हमें इन 2 चीज़ों से आगे डाइवर्सिफिकेशन नज़र नहीं आती। एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे सेशन। हम लोग अपने ट्रेडर्स को शॉर्ट पोजीशंस के लिए या हम लोग अपने ट्रेडर्स को, नए आने वाले ट्रेडर्स को हम एजुकेट क्यों नहीं करते डे ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए? हम लोग इन प्लेटफॉर्म्स पे, इन एवेन्यूज़ पे काम क्यों नहीं कर रहे? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। बेसिकली होता यह है कि स्विंग ट्रेड करने का मज़ा ही तब है जब आपकी इकोनॉमिक्स, आपके फिगर्स, आपके नंबर्स अच्छे हों, जो हम पिछले 3 साल से इस बाजार को परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं। अब इस बाजार एक डिफरेंट सिनेरियो में फंस गई है। मतलब इंटरनेशनल वॉर में हम भी उसके अंदर ऑटोमेटिकली एंटर्ड है, तो वो हमारे लिए कंसर्न हो गई है। ये टाइम ऐसे होते हैं जिसमें आप स्विंग ट्रेड नहीं कर रहे होते, बल्कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू बना रहे होते हैं। क्योंकि वजह यह है कि इस वक्त स्विंग ट्रेड आपको दोनों साइड पे एक बड़ी हिट दे सकती है। हाँ, होता यह है कि जब बाजार अच्छी परफॉर्म कर रही हो, बाजार पार्टिसिपेट कर रही हो, तो हाँ आप बिल्कुल स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। और उसमें बहुत सारे आपके जितना टेक्निकल्स हैं या अदर और सोशल मीडिया टेक्निकल्स फॉलो कर रहे होते हैं, तो उसमें आप एक बहुत अच्छा रिटर्न गेन कर रहे होते हैं। लेकिन ये टाइम एक ऐसा होता है जिसमें आप बड़ा कॉन्शियस होकर मंदी के माहौल में किन स्टॉक्स की तरफ जाना चाहिए राहिल साहब, इन द एंड ये बता दीजिएगा। देखें, ये तो 2 पॉइंट हो जाते हैं ना। अगर इसी तरह वॉर की टेंशन रहती है तो आप सेफ जोन में जाते हैं। तो मैंने पहले जिससे स्टार्ट किया कि आपके पास ENPs होनी चाहिए कि ऑटोमेटिकली उनकी प्रोडक्शन अच्छी हो जाती है, उनके मार्जिन इंप्रूव हो जाते हैं, रिफाइनरीज इस लेवल पे अच्छी होती हैं। इसी तरह जियोपॉलिटिकल टेंशंस जब रिलीज होंगी इंशाल्लाह, तो उसके बाद आप सिक्लिकल्स की तरफ आ जाते हैं। उसकी आपकी टॉप पिक सीमेंट होती है। सीमेंट में आप बिल्कुल फौजी सीमेंट इस लेवल पे देख सकते हैं, मेपल लीफ देख सकते हैं, और बड़ी सीमेंट्स में पाइनियर सीमेंट देख सकते हैं, और इसी तरह स्टील में आप मुगल स्टील देख सकते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सिक्लिकल्स उस मार्केट, उस सिनेरियो में आपको बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर देती हैं जब हालात बेहतर होते हैं और इकोनॉमी आपकी फेवर में होती है। थैंक यू सो मच राहिल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। 5 महीने पूरे हो चुके हैं, आज 30 है, तकरीबन 5 महीने पूरे हो गए हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को जो ईरान और अमेरिका के दरमियान शुरू हुआ था। उसकी वजह से हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। जैसे कि राहिल साहब ने बात की, इंशाल्लाह अल्लाह करे बहुत जल्द ये रिजॉल्व की तरफ मामला जाए, ताकि जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस हैं वो भी नीचे आए, कारोबार भी बेहतर हो, एट द सेम टाइम हमारी इकोनॉमी के अंदर भी हमें जो है ना नज़र आए कुछ ऊपर नीचे हरकत होती हुई। इसके साथ ही वक्त हो चुका है ख़त्म हमारे शो का। आई होप आपको पसंद आया होगा। हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। This segment is brought to you by AKD Securities Limited.